सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं अपना बायोलॉजी फाउंडेशन। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था सेल या कोशिका। और सेकंड चैप्टर अभी हम कल स्टार्ट कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने पिछला लेक्चर देख चुका होगा, जहां पर हमने कवर किया था कुछ टिश्यू के बारे में। टिश्यू यानी कि जिसको हम ऊतक कहते हैं और उसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हमने इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानी थी और हमने मेनली देखा तो कि हमने टिश्यू को मेनली 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें से जो पहला वाला भाग था उसको हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। आज हम अपने टिश्यू या फिर ऊतक के दूसरे वाले पार्ट को समझने वाले हैं, जो हमारा दूसरा टाइप होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है संयोजी ऊतक, है ना। जिसका नाम क्या है आपका? संयोजी ऊतक, या फिर जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अच्छा, अब इस संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू को आज हम कंप्लीट करेंगे और आप सभी इसके बाद यहाँ से कोई डाउट आपको नहीं देखने को मिलेगा और आप पाएंगे कि जो भी क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आपको वो सभी बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, आखिर ये होता क्या है? संयोजी ऊतक जो नाम है वो होता क्या है? देखो, आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टिश्यू से मिलकर बने होंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अगर जैसे कि आप सबको पता है ये है आपकी बॉडी, है ना। आपकी बॉडी में अगर कोई ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं किसी कोशिका या सेल से होगा, और वो सेल आपस में मिलके क्या बनाएंगी? टिश्यू या फिर आपके ऊतक का फॉर्मेशन करेगी। अब जब उस ऊतक से आपका ये बॉडी के जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो बन जाएंगे, तो इसके बाद भी आपकी बॉडी में कहीं ना कुछ थोड़ी बहुत स्पेस खाली होगी। उस स्पेस को मेनली फिल करने का काम, भरने का काम और बॉडी के सभी पार्ट को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? आपका यही संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू करता है। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? संयोजी ऊतक। यानी इसके माध्यम से ही दो मसल जो आपकी हड्डी है, बोन्स हैं, या फिर जो आपकी मसल है, ठीक है, मांसपेशियां, वो आपस में क्या करती हैं? संयोग करती हैं या फिर कनेक्ट करती हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखे हैं हमने? कनेक्टिव टिश्यू रखे हैं। चलिए तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे कि मैंने बताया, विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है। यानी अगर आपके बहुत सारे टिश्यूज़ हैं और उसके बाद अगर अलग अलग आपके ऑर्गेनल्स हैं, अंग हैं, तो उनको क्या करता है? उनको आपस में जोड़ता है, बट चिपकने से रोकता है। जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कनेक्ट करता है किसको? वेरियस ऑर्गन्स को, लेकिन और टिश्यू को साथ में ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, है ना। सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है? आप देखो, अगर आपकी बॉडी में, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी ऑर्गन है जो ऐसे बना हुआ है, जैसे ये छोटा सा अमाशय है, आप सभी को दिख रहा होगा। अगर ये आपका अमाशय बना हुआ है, ठीक है, अगर ये, इसको हम स्टमक कहते हैं, ये अमाशय बना हुआ है और आप देखेंगे इसके बाजू में कुछ थोड़ा बहुत स्पेस खाली है ना। इसके बाजू में स्पेस खाली है। अगर ये स्पेस खाली रहा तो आप खुद सोचो, अमाशय या फिर जो आपका स्टमक है वो इधर उधर होगा। ठीक है, आप जब दौड़ोगे तो आपकी बॉडी के पूरे ऑर्गन्स क्या होंगे? हिल डुल के आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे वाला काम है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए या फिर इस चीज़ को रोकने के लिए कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं अपनी जगह पर बने रहें, उसके लिए आपको क्या देखने को मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये जब सारे अंगों को अपनी जगह पर रख रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? एक टाइप का ये यांत्रिक सहारा प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, ताकि वो इधर उधर ना हो, दौड़ते या चलते समय हमारे सारे ऑर्गन्स इधर उधर ना हो और एक जगह पर बने रहें। ठीक है, तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब देखो और क्या लिखा है कि ये इस प्रकार के ऊतक जो होते हैं वो कोशिकाओं की संख्या इसमें कम होती है तथा अंतर कोशीय पदार्थ अधिक होता है। अब ये बात आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो ऊतक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? संयोजी ऊतक, है ना।
क्या नाम दिया है, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इसके अंदर जो आपको छोटी छोटी सेल देखने को मिलते हैं, उन सेल का, ये जो सेल हैं इनकी क्वांटिटी कम देखने को मिलेगी। यही लिखा है कि कोशिकाओं की संख्या कम होती है, लेकिन आपका जो अंतर कोशीय पदार्थ होता है वो अधिक होता है। अंतर कोशीय पदार्थ का मतलब कि आपका ये जो जेली जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, आप आगे पढ़ेंगे कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं। इसके अंदर आपकी छोटी छोटी क्या देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी सेल या कोशिका देखने को मिल रही हैं। यही सेल या कोशिका बहुत क्लोज या फिर बंधी हुई नहीं होती, बल्कि स्वतंत्र होती हैं और फैली होती हैं पूरी इस मैट्रिक्स वाले भाग में। ये जो जेली जैसा पदार्थ आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम मैट्रिक्स नाम देते हैं। ये देखो, ये जो अंतरकोशीय पदार्थ है इसे हम मैट्रिक्स नाम देते हैं, यहीं पर लिखा हुआ है ना। और इसी मैट्रिक्स में आपको बहुत सारी सेल देखने को मिलती हैं, है ना। इसी मैट्रिक्स में आपको ये लिखा है फाइबर्स देखने को मिलते हैं और ठोस जेली की तरह तरल, सघन व कठोर अवस्था में रह सकता है, ठीक है। यानी आप देखो, ये जो आपका मैट्रिक्स है ना, ये जो आपका मैट्रिक्स है, जेली जैसा पदार्थ जो देखने को मिल रहा है, ये कैसा होता है, ठोस होता है। यानी यहाँ नीचे इंग्लिश में भी देखो भैया कि क्या होता है, सॉलिड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कहीं ना कहीं इसमें लिक्विड भी देखने को मिलता है। बट ये होता कैसा है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप जेली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई उसमें क्या होता है, लिक्विड भी होता है, बट कहीं ना कहीं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए वो कैसा होता है, फैलता नहीं है इधर उधर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये कैसा होता है, डेंस या फिर सघन। अब डेंस या सघन का मतलब क्या, कि बहुत ज़्यादा हार्ड, रिजिड, कठोर होता है, ठीक है। चलो, और उसी के अंदर आपके सारे सेल्स पाए जाते हैं। तो आप देखोगे संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम मेनली किसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक होता है, ये देखो कहाँ पर पाया जाता है ये, तो आप देखोगे जितने भी आपके आंतरिक अंग होते हैं, यानी जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ये देखिए इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स का मतलब देखो, यहाँ पर आपको दोनों लंग्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपका हार्ट है, नीचे आपका स्टमक है, अमाशय, उसके नीचे आपकी आंत है, इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको। ये सभी अंग आपस में टकराए ना या फिर अपनी जगह पर बने रहें, इसके लिए मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है, आपका वही कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, ठीक है। चलो, इन हर एक अंगों के आउटर लेयर में या फिर इनको बचाने के लिए इनके खाली स्पेस में भरा रहता है, ताकि ये फैले मैले ना अंग, है ना, इस टाइप से। चलो, अब आप देखो इधर पे आपको रेड रेड से कुछ ऐसा डॉट देखने को मिल रहा होगा। कैसे, आपको ये छोटे छोटे यहाँ पर सर्कल्स देखने को मिल रहे होंगे। देखो, एक ये सर्कल दिख रहा है ना, एक ये सर्कल है, फिर आपका ये सर्कल है। ऐसी पूरी बॉडी में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, सर्कल्स। तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये जो आपके संयोजी ऊतक हैं, ये पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। अब इनकी अलग अलग बॉडी में पाए जाने के कारण, है ना, मतलब पूरी बॉडी में अलग अलग प्रकार से पाए जाने के कारण इनको हम, किनको, संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू को हम कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। उससे पहले एक लाइन और आप ध्यान रख लो कि ये आपकी रक्त नलिकाओं या फिर जिसको हम ब्लड वेसल कहते हैं, है ना, ब्लड वेसल कहते हैं उसमें, है ना। और उसके अलावा जो आपकी तंत्रिका होती है, तंत्रिका के चारों ओर, तंत्रिका क्या है, आपका ये नर्व सिस्टम, जहाँ पर आपका क्या है, मेन ब्रेन है। उसके अलावा ये बैकबोन वाला भाग, जहाँ से आपका अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो जाता है। अब ये दोनों टर्म आपके, अस्थि मज्जा, बोन मैरो और ये तंत्रिका यानी कि नर्वस, ये कब आपको समझ में आएगा, जब हम आपका नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे, है ना, जिसको हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, पढ़ लेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने बताया कि आपकी पूरी बॉडी में जो
संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो पूरी बॉडी में फैले होते हैं। तो अलग अलग फैले होने के कारण उनको हम अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइए उनके नाम जानते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जो संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम मेनली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आई होप आप सभी को ये दिख रहा होगा। ये जो 3 भाग हैं, सबसे पहला भाग है आपका क्या, वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी इसको हम कहते हैं। दूसरा आता है कंकाल ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यू। फिर तीसरा आता है आपका तरल ऊतक या फिर संवहन ऊतक, जिसे हम फ्लूइड टिश्यू या फिर वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। अच्छा, अब इन तीनों का मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर आगे चल के एक एक को हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, आपकी अगर बात की जाए इस वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू की, है ना, वास्तविक संयोजी ऊतक या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की, इसके अंदर आपको मेनली 5 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ना पड़ता है ना, जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं अपने आगे की स्लाइड में, है ना, पढ़ेंगे इसके बारे में। जहाँ पर आपका वसा या फिर फैटी कनेक्टिव टिश्यू आता है, एडिपोज, एडियोलर, इस टाइप के टिश्यूज आते हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी इस नाम से इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा हूँ 5 टाइप से, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि ये जो वास्तविक संयोजी ऊतक है ये मेनली आपके यहाँ पर 5 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 5 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं, जो किसका एग्जाम्पल होंगे, वास्तविक या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को। फिर आपका ये जो कंकाल ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यू है, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। एक होता है आपका बोन और दूसरा होता है आपका कार्टिलेज। एक होता है आपका बोन और दूसरा होता है क्या, कार्टिलेज। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ना है। अच्छा, कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं और बोन को हिंदी में अस्थि कहते हैं। ठीक है, उपास्थि और बोन को हिंदी में अस्थि कहते हैं, है ना। इनके बारे में आपको स्टडी करना है, कहाँ पर, इस कंकाल ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यू में। आपको पता चलेगा बोन या अस्थि तो आप समझ गए होंगे कि भाई हड्डियों की बात हो रही है। वो भी क्या है, एक प्रकार के टिश्यू हैं, टिश्यू से मिलकर बने हैं, जो किसका एग्जाम्पल है, इस कनेक्टिव टिश्यू के या फिर इस आपके संयोजी ऊतक के इस कंकाल ऊतक वाले भाग का एग्जाम्पल है। उसके अलावा एक कार्टिलेज वाला भाग भी होता है। कैसे पता ये क्या भाग होता है, तो भाई आपकी बॉडी में ऐसी जगह जहां आपको लगे कि हाँ ये तो हड्डी है, बट बहुत क्या हो, ऐसे फ्लेक्सिबल हो या फिर थोड़ा आपको हार्ड स्ट्रक्चर ना लगे। जैसे आप अपनी नाक को जब पकड़ के हिलाएंगे तो आपको पता चलेगा जो फ्रंट का भाग है यहाँ पर कुछ हार्ड स्ट्रक्चर तो है, बट वो कैसा है, रिजिड नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इससे आपको पता चलेगा कि वो क्या हो रहा है, उसको हम हल्का हल्का मूव कर सकते हैं। तो वो कैसा है, लचीला है कहीं ना कहीं, है ना, रिजिड नहीं है। तो वो जब लचीला है आप उसको हिला डुला सकते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, आपके उपास्थि या फिर कार्टिलेज का। ऐसे ही आपका जो कान वाला भाग है, आप पाएंगे कि जब अपने कान को ऐसे फोल्ड करते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं फोल्ड हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्ड होगा, बट जिसको आप क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। वो भी किसका एग्जाम्पल है, इसी कार्टिलेज का एग्जाम्पल होता है। और इन दोनों को जो टिश्यूज़ हैं, ये बोन फॉर्मेशन के जो टिश्यूज़ हैं, जिनको हम अस्थि बनाने वाले ऊतक कहते हैं, और ये कार्टिलेज फॉर्मेशन के जो टिश्यूज़ हैं, जिसे हम उपास्थि बनाने वाले आपके ऊतक कहते हैं। इन दोनों का अध्ययन हम किस में करेंगे, इस कंकाल ऊतक में करेंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले भाग पर, जिसका नाम क्या है, तरल ऊतक या फिर संवहनी ऊतक। अब इस तरल ऊतक या फिर संवहनी ऊतक में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हम मेनली स्टडी करते हैं आपकी 2 चीज़ों की। कौन कौन सी 2 चीज़ भाई, सबसे पहले आता है, आपने कई बार सुना होगा कि तरल जो आपका ब्लड है, जिसे हम रक्त कहते हैं, वो क्या है, एक तरल संवहनी ऊतक है। कई बार आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछा गया होगा, है ना, कि ब्लड या फिर जो रक्त होता है वो क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। अब इस तरल संयोजी ऊतक या फिर संवहन ऊतक में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, आपके रक्त या फिर ब्लड की ही स्टडी करने वाले हैं, रक्त या फिर
ब्लड की स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि हम रक्त के अलावा एक और भाग की स्टडी करेंगे, वो नाम अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। एक छोटा सा पार्ट होता है रक्त के अंदर ही, उसको हम कवर कर लेते हैं, ब्लड टॉपिक के अंदर ही पढ़ लेते हैं, तो वो हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब ये जो हमारा मेन चैप्टर चल रहा है, जैसा कि आपने देखा, वो चल रहा है कौन सा, टिश्यू। तो क्या हम यहाँ पर बोन, कार्टिलेज और इस ब्लड के बारे में कंप्लीट जानेंगे? तो नहीं, हमें अभी केवल इतना पढ़ना है कि भाई जो हमारे संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनको हम 3 भागों में स्टडी करते हैं, जिसमें से पहला है वास्तविक या फिर आपका प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। फिर जो होता है आपका कंकाल ऊतक या फिर स्केलेटन टिश्यू, तो यहाँ पर हम टिश्यू के बारे में तो कंप्लीट पढ़ लेंगे, लेकिन जब बारी आएगी कि आपकी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, है ना, किस बोन या फिर हड्डी का क्या नाम है, फिर कौन सी हड्डी सबसे बड़ी होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है, जब हम इसके बारे में स्टडी पढ़ेंगे तो हम अलग से सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आपका क्या, कंकाल तंत्र या फिर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद जब आप आएंगे इस 3rd नंबर वाले ऊतक में, तो टिश्यू में जितनी बात पढ़ने की होगी इस ब्लड से रिलेटेड उतना तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जब हमें कंप्लीट ब्लड के बारे में स्टडी करनी होगी कि भाई ब्लड क्या होता है, रक्त का थक्का कैसे जमता है ना, और फिर घाव कैसे भर जाते हैं, फिर जो ब्लड के आपके टाइप होते हैं जैसे ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये क्या होते हैं, इन सब की जब हम स्टडी करेंगे तो ये हम किस में पढ़ेंगे, कंप्लीट रक्त या फिर ब्लड वाले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल इतना जानना है कि भाई रक्त का ऊतक, मतलब जो रक्त एक प्रकार का टिश्यू है, तो हम टिश्यू से रिलेटेड बस पूरी बातें यहाँ पर जानेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू या फिर वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है। तो चलो इसको हम मेनली 5 भाग में डिवाइड करते हैं, एक एक करके सब जानेंगे। सबसे पहले कैसे 5 भाग में डिवाइड करते हैं या फिर इसके अंदर कैसे हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं उसको जानेंगे। तो आप देखो, जो हम वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू, है ना, वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, सबसे पहले तो ये भी जानेंगे, और फिर जानेंगे कि कौन कौन से 5 टाइप के टिश्यूज़ या फिर ऊतक होते हैं जो हम इस वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है एरियोलर ऊतक, इसको हम एरियोलर टिश्यू कहते हैं, है ना। सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा, पहले केवल 5 के नाम देख लेते हैं। अब जब हम सेकेंड में जाते हैं, जब हम सेकेंड वाले में जाते हैं तब आपको पता चलेगा कि सबसे पहला पार्ट है आपका क्या, एरियोलर ऊतक या फिर एरियोलर टिश्यू। फिर जो सेकेंड वाला आपका पार्ट आता है उसका नाम नीचे दिया हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये देखो, दूसरा वाला है आपका वसा संयोजी ऊतक या फिर एडिपोज टिश्यू। तो अभी आपका काम क्या है कि सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग वसा संयोजी, आपकी हेडिंग डालेंगे वास्तविक संयोजी ऊतक या फिर नीचे डालेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसको ऐसे 5 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर 5 भाग का नाम लिखेंगे, जिसमें से सबसे पहला आएगा आपका एरियोलर टिश्यू, ठीक है, सबसे पहला एरियोलर टिश्यू। फिर दूसरे नंबर पे आएगा आपका क्या, ये वसा संयोजी ऊतक या फिर एडिपोज टिश्यू। ऐसे करके पूरे 5 नाम आपको लिख लेना है चार्ट बनाकर, ताकि आपको ध्यान रहे कि जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हम मेनली 5 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। चलो फिर तीसरा जो आता है आपका, उसका नाम है श्वेत तंतुमय ऊतक या फिर वाइट फाइब्रस टिश्यू, याद रखना है। फिर जो चौथा आता है आपका वो है पीला तंतुमय ऊतक या फिर येलो फाइब्रस टिश्यू। और एंड में जो आता है, अच्छा इनके बारे में हम अभी सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल आपको एक चार्ट फॉर्म करना है जिसमें 5 के नाम लिखना है कि जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उनमें कितने पार्ट पाए जाते हैं। तो 5 पार्ट पाए जाते हैं,
मैंने बता दिया कौन कौन से, आपका एडिपोज टिश्यू, एड्यूलर टिश्यू, फिर वाइट फाइबर टिश्यू, येलो फाइबर टिश्यू, और एंड वाला जो आपका पार्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इस रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर जालवत संयोजी ऊतक के बारे में। ठीक है, तो ये 5 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि इनको हम डिवाइड करेंगे 5 पार्ट में। अब एक एक करके सबको डिटेल से जानते हैं। ठीक है, चलो, तो आपकी पहली हेडिंग होगी क्या, एरियोलर ऊतक, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपका ये जो एरियोलर ऊतक या फिर एरियोलर टिश्यू होता है, आप देखेंगे कि ये मेनली 5 प्रकार की कोशिकाओं या फिर सेल और 2 प्रकार के तंतु या फिर फाइबर के मिलने से बनता है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर आपकी जो एरियोलर टिश्यू है, पहली हेडिंग है, उसकी बात स्टार्ट हो चुकी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती हैं। भाई कितने प्रकार की कोशिकाएं, 5 टाइप की पाई जाती हैं, है ना। 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलने से ये बनता है। इसके बाद 5 सेल के बाद इसमें 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तंतु या फिर आपके फाइबर्स पाए जाते हैं। अब क्या इतना ही पढ़ना है, नहीं भाई, हम इन 5 प्रकार की कोशिकाओं और इन 2 प्रकार के तंतु के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे, है ना। एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में इन सेल के बारे में कुछ नाम पूछ लेता है और बोलता है कि बताओ ये किसके पार्ट है, तो आपको याद रखना है किसके पार्ट होंगे, एरियोलर ऊतक के पार्ट होंगे। चलो, आप देखो ये बहुतायत में मिलने वाले ऊतक होते हैं, यानी आपकी बॉडी में जो एरियोलर ऊतक होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। उसके बाद ये ऊतक जो होते हैं, ये ऊतक के मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाओं तथा 2 प्रकार के तंतु से मिलने पर बनते हैं। और वो तंतु का नाम क्या है, एक तो है आपका वाइट फाइबर और एक है आपका क्या, येलो फाइबर या फिर पीले तंतु। अच्छा देखो, ये जो कोशिकाएं हैं, मैंने बोला 5 प्रकार की पाई जाएंगी, तो अब हम उन पहले कोशिकाओं को देख लेते हैं, फिर इन 2 प्रकार के तंतु को जान लेंगे या फिर जिसे हम फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एरियोलर ऊतक है उसकी हम 5 प्रकार के टिश्यूज, 5 प्रकार के सेल, यानी कि 5 टाइप की आपकी जो कोशिका है जो आपके एरियोलर में पाई जा रही है, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहला जो आपका पार्ट आता है वो है क्या, फिब्रोब्लास्ट। क्या नाम देते हैं उसको, फिब्रोब्लास्ट। अब ये फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, देखो, तो सबसे पहले ये आपकी चपटी होती है, यानी कि फ्लैट होती है, देखने में ऐसी चपटी टाइप की होती है, ये आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा। उसके बाद आपकी शाखित होती है, यानी कि ब्रांच्ड होती है, और उसके अलावा तंतु बनाती है, यानी इसी सेल के मिलने से आपका फाइबर का फॉर्मेशन होता है ना। तंतु या फिर फाइबर का फॉर्मेशन करती है, इसी से आपके वो जो 2 टाइप के फाइबर हमने पढ़े हैं कहीं ना कहीं उनके फॉर्मेशन में ये वाली सेल आपकी कौन सी, फिब्रोब्लास्ट, कहीं ना कहीं हेल्प करती है। ठीक है, चलिए, अब आप देखेंगे आपका फिब्रोब्लास्ट तो हो गया, ये थी आपकी पहली टाइप की सेल। इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि भाई चपटी होती है, शाखित होती है और तंतु बनाती है, यानी फ्लैट, ब्रांच्ड और फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बस 3 बातें थी। अब दूसरे टाइप के आपके सेल में आते हैं जिसका नाम क्या है, हिस्टोसाइट्स। अब ये हिस्टोसाइट क्या होती है, तो देखो ये भी आपकी कैसी होती है, चपटी या फ्लैट होती है। फिर इसका जो आकार या साइज होता है वो अनियमित होता है या फिर इर्रेगुलर शेप की होती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई ये केंद्रक युक्त या फिर मतलब न्यूक्लिएटेड होती है, या कहेंगे कि ये जो आपकी हिस्टोसाइड है इसके अंदर आप देखेंगे कि केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। अब ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हिस्टोसाइट जो है, जो कि पार्ट है एरियोलर ऊतक का, क्या उसमें आपके केंद्रक पाया जाता है, तो हाँ, केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दे देगा एग्जाम में कि 4 टाइप के आपके कहो जो सेल अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी 2 ही हुए हैं, वो एग्जाम्पल दे दे और पूछे कि निम्नलिखित में से या फिर दिए गए एग्जाम्पल में से किसमें आपके न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इस टाइप से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, खुद से क्वेश्चन बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, चलो, अब इनका काम क्या होता है, आप देखो, जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, है ना। इनको फैगोसाइट्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये भैया
बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, उनको क्या करती हैं, खाती हैं, है ना, कौन, हिस्टोसाइट। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है इससे रिलेटेड। चलो, तो कौन कौन सी चीज़ें याद रखना है आपको, मेनली हिस्टोसाइट के बारे में पढ़ना तो सब है, पढ़ना तो तीनों चीज़ें हैं कि आपके इरेगुलर शेप की होगी यानी अनियमित आकार की, फिर केंद्रक युक्त होगी, ठीक है, यानी कि न्यूक्लिएटेड होती है, फिर तीसरा याद रखना है कि जीवाणुओं का भक्षण करती है यानी बैक्टीरिया को खाती है, इसलिए इसको फैगोसाइट कहते हैं, ठीक है। चलो, अब आप आगे देखो, तीसरे टाइप की जो आपकी सेल है, जो हम किसमें, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, है ना। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में जो आपका सबसे पहला है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, एरियोलर टिश्यू कह रहे हैं, उस एरियोलर टिश्यू में जो 5 टाइप की सेल और 2 टाइप के फाइबर हैं, तो उसमें से जो 5 टाइप की सेल में से तीसरे टाइप की सेल है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मा कोशिका। अब प्लाज्मा से आपको एक बात ध्यान रखना है, प्लाज्मा कोशिका, है ना, या फिर प्लाज्मा सेल, इससे आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, इसको आपको मेनली ध्यान रखना है भाई। शेप भी आप देख सकते हैं कि या तो ये गोल होंगी या तो कैसी होंगी, अंडाकार, यानी कि या तो गोल होंगी या तो एग शेप की होंगी, ठीक है। चलो, फिर आप आते हो चौथे टाइप की सेल पे, जिसे हम क्या कहते हैं, मास्ट कोशिका या फिर मास्ट सेल कहते हैं। इसके बारे में भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके केंद्रक युक्त होती है, ठीक है, न्यूक्लिएटेड होती है, पहली बात, फिर गोलाकार या अंडाकार होती है। तो अब आप देखो, गोलाकार या अंडाकार आपकी मास्ट सेल भी हो गई और वो आपकी प्लाज्मा सेल भी हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई दोनों में से कौन सी, ये मैं यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के पर्पस से बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास्ट सेल और आपके प्लाज्मा सेल दोनों में से किसका साइज कैसा, गोलाकार या अंडाकार होता है। फिर एग्जाम्पल मतलब नीचे ऑप्शंस दे देगा भाई, दोनों का होता है, ए का होता है, बी का होता है, या फिर दोनों का नहीं होता है। तो आपको क्या लगाना है कि दोनों का होता है, ठीक है। चलो, अब ये जो आपकी मास्ट सेल होती हैं, इनका काम क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये प्रोटीन स्त्रावित करती हैं, यानी क्या करती हैं, सेक्रेशन करती हैं, किसका, प्रोटीन्स का। अब कौन कौन से प्रोटीन का स्त्रावण मतलब सेक्रेशन करती हैं भाई, ये चीज़ें तो ध्यान रखनी है। तो आप देखेंगे सबसे पहला आपको ध्यान रखना है हिस्टामिन, क्या नाम ध्यान रखना है, हिस्टामिन। फिर दूसरा नाम आपका ध्यान रखना है हेपेरिन, अभी केवल नाम से फैमिलियर करवा रहा हूँ, फिर उनके काम ध्यान रखेंगे। और तीसरा टाइप का आपको आता है क्या, सेरोटोनिन, है ना। तो सबसे पहला हिस्टामिन क्या करता है, जो आपकी ब्लड वेसल होती है या फिर रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, उनको फैलाने के लिए ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है और इसका सेक्रेशन होता है, ठीक है। फिर जो आपका हेपेरिन है वो क्या करता है, रुधिर या रक्त के एंटी कोगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ये एंटी कोगुलेंट, ये वर्ड है क्या, है ना, ब्लड के एंटीकोगुलेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, जब भी आपको चोट लगती है तो चोट लगने के कुछ देर तक तो आपका ब्लड क्या करता है, बाहर निकलता है बॉडी से, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है आपके ब्लड की ही, और वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है ना। उसको ही हम बोलते हैं रक्त का थक्का बनना या फिर ब्लड का क्या होना, एंटीकोगुलेंट हो जाना। इस एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है थक्का, ठीक है, थक्का, रक्त का थक्का जानना। चलो, और ये किसके कारण होता है, इस हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण होता है जो आपके ब्लड में पाया जाता है। और ये हेपेरिन प्रोटीन एट द एंड किससे बनता है, आपकी इस मास्ट सेल से बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका सेरोटोनिन आपको ध्यान रखना है भाई। सेरोटोनिन क्या करता है, जो आपकी रुधिर वाहिनियाँ या फिर ब्लड वेसल होती हैं उनको सिकुड़ने के लिए या फिर उनके कंस्ट्रिक्ट के लिए या फिर कंसंट्रेशन के लिए, ऐसा समझो, उनके थोड़े साइज में छोटे होने, उनके कंस्ट्रक्ट होने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये दो नाम आपका ध्यान रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा भाई, देखो एग्जाम में आपके पूछेगा कि मतलब अगर आप जब यूपीएससी का कोई पेपर देते हो तो वो खेलता है आपके साथ, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आप सोचो। वो आपसे पूछेगा कि किसी व्यक्ति का बीपी हाई हो रहा है या फिर किसी व्यक्ति का बीपी लो हो रहा है ना, ऐसा कुछ आपको
एक वो दे सकता है। और बोलेगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का बीपी हाई हो रहा है, तो डॉक्टर उसको एक गोली प्रिस्क्राइब करता है और उसको खाने के कुछ देर बाद उसकी ब्लड वेसल जो है, उसकी ब्लड वेसल या फिर जो रक्त वाहिनियां हैं वो फैल जाती हैं या फिर रिलैक्स्ड हो जाती हैं, जिसके कारण उसका बीपी क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। भाई आपका जो ब्लड प्रेशर या बीपी है कब हाई होता है, जब आपकी जो नसें हैं या फिर ब्लड वेसल्स है उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़े और बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो हो, है ना। जब आपका हम हार्ट पढ़ेंगे तो इनके बारे में जानेंगे। तो देखो डॉक्टर ने भैया गोली जो प्रिस्क्राइब करी वो आखिर उसने क्या किया, एट द एंड जो हिस्टामिन नाम का आपका प्रोटीन था उसको रिलीज किया, जिसने क्या किया, आपकी रुधिर वाहिनियों या फिर जो ब्लड वेसल थी उनको फैला दिया और एट द एंड आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है। समझ में आया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। अब आपकी जो मास्ट कोशिका या फिर मास्ट सेल है ना, तो इसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक हिस्टामिन प्रोटीन जो क्या करता है, ब्लड वेसल को फैला देता है। फिर दूसरा हेपेरिन जो क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने या फिर ब्लड एंटीकोगुलेंट में सहायता करता है। फिर तीसरा सेरोटोनिन जो क्या करता है, रुधिर वाहिनियों या फिर ब्लड वेसल को सिकोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस प्लाज्मा कोशिका के बारे में क्या कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी पांचवी टाइप की सेल है ना, किसकी, आपकी जो पांचवी टाइप की सेल है, चलो उसके बारे में हम बात करते हैं। एक है आपका जिसको हम कहते हैं श्वेत कण या फिर ल्यूकोसाइट्स। अब ये ल्यूकोसाइट्स या श्वेत कण क्या होता है, तो देखो ये जो ऊतक होता है इसमें विभिन्न प्रकार के श्वेत कण जैसे कि लिम्फोसाइट आपके, है ना, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये तीनों जो आपके सेल के अंदर ये तीनों जो श्वेत कण पाए जा रहे हैं, ये तीनों जो आपके टाइप पाए जा रहे हैं, ये एट द एंड आपको कब समझ में आएगा, तो जब हम ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बहुत सारे टाइप के रक्त कणिकाएं पढ़नी पड़ेंगी या फिर जिनको हम ब्लड सेल्स कहते हैं वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप रक्त कणिकाएं या फिर ब्लड सेल्स पढ़ेंगे तो एट द एंड आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं पूरी बॉडी आपस में कनेक्टेड होती है और एक चीज़ के फॉर्मेशन से ही दूसरी चीज़ का फॉर्मेशन होता है। वही सेम चीज़ आपके कहाँ पर हो रही है, जब हम इस श्वेत कण या फिर ल्यूकोसाइट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो क्या है, टाइप ऑफ अ सेल है और किसके अंतर्गत आ रहा है, कहीं ना कहीं एक ऊतक या फिर टिश्यू का भाग है जिसको हम एरियोलर टिश्यू कह रहे हैं, है ना। तो उसके अंदर 5 में से ये लास्ट वाली सेल है और इस सेल का काम क्या होता है, तो देखो यहाँ पर इस सेल श्वेत कण के अंदर एट द एंड आपके बहुत सारे प्रकार के छोटे छोटे सेल पाए जाएंगे जिनका नाम क्या है, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। इसके बारे में ध्यान रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको नाम ध्यान रखना कि भाई श्वेत कण होते हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं और इसमें लिम्फो, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो आप देखो अभी तक हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने बोला कि जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, आ जाओ, देखो जो आपका कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक होता है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला भाग क्या है आपका, वास्तविक संयोजी ऊतक। इसके 5 भाग होते हैं जिसमें से जो पहला भाग है आपका उसका नाम क्या है, एरियोलर टिश्यू या फिर एरियोलर ऊतक। अब इस एरियोलर ऊतक में हमने देखा कि भाई इसमें 5 टाइप की सेल पाई जाती हैं और 2 टाइप के फाइबर या तंतु पाए जाते हैं। तो ये जो 5 टाइप की सेल थी इसको हम अभी जस्ट कंप्लीट करके आ रहे हैं। अब हम जानेंगे कि इसमें 2 टाइप के जो तंतु या फिर फाइबर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं। देखो 5 टाइप की सेल एक बार और रिवाइज कर लें। पहले सेल का नाम क्या, फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, क्या काम करता है, चपटी शाखित होती है, तंतु बनाती है। और दूसरा सेल आपका हिस्टोसाइट्स, क्या करता है भाई, चपटी अनियमित आकार की होती है, केंद्रक युक्त होती है और जीवाणुओं का भक्षण करती है। फिर आगे बढ़ो, तीसरे टाइप की आपकी सेल क्या है, प्लाज्मा सेल, जो क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है ना। चौथे टाइप की आपकी मास्ट सेल या मास्ट कोशिका जो क्या करती है, केंद्रक युक्त होती है और
प्रोटीन का स्त्रावण करती है, प्रोटीन सेक्रेशन का काम करती है। अब ये मास्ट सेल कौन कौन से प्रोटीन सेक्रेशन का काम करती है वो तीनों भी मैंने बता दिया जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला आपके हिस्टामिन जो क्या करेगी, ब्लड वेसल को फैला देगी। फिर आपका सेरोटोनिन जो ब्लड वेसल को सिकोड़ देगी। फिर हेपेरिन जो आपका क्या करेगी, रक्त का थक्का या फिर ब्लड को एंटीकोगुलेंट कर देती है। चलो फिर पांचवें टाइप की आपकी जो सेल है वो क्या है, श्वेत कण। इसके अंदर तीन टाइप के आते हैं, कौन कौन से, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। बस इतना ही था आपके 5 टाइप के सेल। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें 2 टाइप के जो फाइबर पाए जाते हैं, किसमें, आपके एरियुलर टिश्यू में, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। चलो तो देखते हैं भाई। आपका जो मैट्रिक्स वाला भाग था, मैट्रिक्स क्या था मैंने बताया था, वही आपका जेली टाइप का संरचना, एक सेकेंड, हाँ मैंने आपको बताया यही आपका जेली टाइप का संरचना जिसको हमने क्या नाम दिया, मैट्रिक्स नाम दिया। इसी मैट्रिक्स में 2 टाइप के फाइबर भी पाए जाते हैं। अभी आप देखो ये जो अलग अलग टाइप की सेल थी, हमने इस सेल के बारे में तो पढ़ लिया कि भाई 5 टाइप की सेल पाई जाती है, 1 2 3 4 और 5 अलग अलग टाइप की सेल पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा इसमें 2 टाइप के फाइबर्स भी पाए जाते हैं। जो आप देखो ये कहीं ना कहीं डला है फाइबर, ठीक है, ये फाइबर डला है, ठीक है, ये फाइबर है, ऐसे अलग अलग टाइप के फाइबर पाए जाते हैं। तो आप देखोगे मेनली 2 टाइप के फाइबर पाए जाते हैं। कौन कौन से, चलो देखो, सबसे पहला एक होता है आपका येलो फाइबर और दूसरा होता है आपका क्या, जो दूसरा होता है वाइट फाइबर, है ना। देखो तो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स में 2 प्रकार के तंतु या फिर 2 प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, 2 प्रकार के तंतु या फिर 2 प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, है ना, 2 टाइप के। चलो कौन कौन से, सबसे पहला है आपका श्वेत तंतु या फिर वाइट फाइबर, ऊपर भी बता चुका हूं, और दूसरा है आपका पीला तंतु या फिर येलो फाइबर। अब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आपको पढ़ लेना है। कैसे, देखो सबसे पहले जो श्वेत तंतु या फिर वाइट फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, अशाखित होते हैं, यानी अनब्रांच्ड, ये लिखा है अशाखित यानी कि अनब्रांच्ड होते हैं। उसके बाद ये लचीले नहीं होते हैं इसलिए अलचीले लिखा है। और उसके बाद कोलेजन नामक रसायन से बने होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आपके श्वेत तंतु या वाइट फाइबर होते हैं, एट द एंड इनका फॉर्मेशन किस चीज़ से होता है, इनका फॉर्मेशन होता है आपका इस कोलेजन से, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। चलो आपका जो श्वेत तंतु या फिर वाइट फाइबर है कैसा होता है, अशाखित होता है और अलचीला होता है, और बना किससे होता है, कोलेजन नामक रसायन से बना होता है। चलो फिर देखोगे आप, जब हम बात करेंगे पीले तंतु की, तो इस पीले तंतु में आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे आपका श्वेत तंतु या वाइट फाइबर था, ये बना था आपके कोलिजन से, वैसे ही ये पीला तंतु या येलो फाइबर आपके बना होता है किससे, इलास्टिन नामक पदार्थ से बना होता है। किससे बना होता है, इलास्टिन नामक पदार्थ से बना होता है। और एट द एंड आपको पता चलेगा कि ये जो कोलेजन है और ये इलास्टिन है, ये और कुछ नहीं बल्कि टाइप ऑफ अ प्रोटीन है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बनी है। चलो तो इसलिए आपका ये जो कोलेजन है, जिसको हम बोल रहे हैं कि कोलेजन नामक रसायन से बना होता है, क्या है, प्रोटीन है। तो आपको पूछेगा कि भाई जो आपका श्वेत तंतु है उसमें कौन से प्रोटीन होते हैं, तो आप बताओगे कोलेजन। फिर पूछेगा जो आपका पीला तंतु या फिर येलो फाइबर है वो कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या, इलास्टिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद इन दोनों वाइट फाइबर और येलो फाइबर में कुछ बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो ये जो होते हैं आपके शाखित होते हैं, क्या, पीले तंतु, आपको देखने मिल रहा होगा कि भाई पीले तंतु जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे अलग अलग और छोटे छोटे भागों में निकले हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये शाखित होते हैं, यानी ब्रांच्ड होते हैं। और उसके अलावा जो आपको श्वेत तंतु या वाइट फाइबर देखने को मिल रहे थे वो आपके कैसे थे, अशाखित थे, यानी अनब्रांच्ड थे। देखो यहाँ पर प्रॉपर एक मोटी सी वो है जिसमें आपके छोटे छोटे भाग हैं लेकिन आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, बट क्या इनकी अलग अलग ऐसे सेपरेट ब्रांच निकली है, नहीं निकली है, इसलिए कैसे होंगे, अनब्रांच्ड कहलाएंगे, ठीक है। चलो अब आप देखो
कि जो आपका येलो फाइबर है ये कैसे होते हैं, लचीले या फिर इलास्टिक होते हैं, ठीक है। और उसी जगह जो आपके वाइट फाइबर है वो कैसे होते हैं, अलचीले होते हैं, मतलब इनमें इलास्टिसिटी की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। चलो, तो तीन चीज़ें भाई आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो येलो फाइबर या फिर आपके पीले तंतु हैं ये दोनों रूपों में पाए जाते हैं। कौन कौन से दोनों रूप भाई, ये शाखित भी होंगे और अशाखित भी होंगे, यानी कि ब्रांच तथा अनब्रांच दोनों रूपों में पाए जाते हैं। लेकिन उसी जगह जब हम वाइट फाइबर की बात करेंगे तो इसका केवल एक रूप होता है और वो कौन सा है, अशाखित, यानी कि अनब्रांच्ड में पाया जाता है। ऐसा, ठीक है, आपस में जुड़ा हुआ और कहीं ना कहीं थोड़ा कैसा होता है, लचीला नहीं होता है। बट येलो फाइबर क्या होता है, लचीले होता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है भाई, देखो, अगर स्वेट तंतु या फिर वाइट फाइबर है तो वो लचीला नहीं है, उसके पीछे का रीज़न है कि उसमें कौन सा प्रोटीन है, कोलेजन। लेकिन जब हम बात करेंगे येलो फाइबर की तो वो लचीला है, इलास्टिक प्रवृत्ति है उसमें। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि उसमें इलास्टिन नामक क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, याद रखना है ये बातें। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ा, आपके जो हमने बताया था कि संयोजी ऊतक हैं या फिर कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसके वास्तविक संयोजी ऊतक में हम जानते हैं कि 5 टाइप के हमको टिश्यू या ऊतक पढ़ने हैं, जिसमें से जो पहले टाइप का टिश्यू या ऊतक था जिसमें हमने एरियोलर ऊतक के बारे में बात करी। तो इस एरियोलर ऊतक को हमने कंप्लीट कर लिया कि भाई इसमें क्या क्या होता है, आपकी सेलिया कोशिकाएं होती हैं 5 टाइप की, पूरी पढ़ ली। फिर 2 टाइप के फाइबर होते हैं, वाइट फाइबर और येलो फाइबर, जस्ट अभी क्लियर करे तो वो भी पढ़ लिए। अब बात आती है कि ये जो हमने 5 टाइप के आपके टिश्यू डिवाइड करे, 5 टाइप के ऊतक डिवाइड करे, संयोजी ऊतक के 5 प्रकार, उसमें से पहला टाइप तो हो गया, लेकिन अभी भी 4 टाइप बचे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। आइए चलिए, उसके पहले एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, जो हमारे एरियोलर ऊतक हैं जिसको हम अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, उनके आपको कुछ कार्य या फिर फंक्शन ध्यान में रखना है। कार्य या फंक्शन कौन कौन से ध्यान में रखना है, देखो, ये सबसे पहले त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का काम करते हैं। सब मैंने बताया कि भाई अगर आपकी बॉडी के कोई ऑर्गन है ना, और आपके बॉडी के ऊपर की लेयर है, उनके बीच में जो खाली स्पेस है उनके भरने का काम कौन करता है, आपका उनको भरने का काम कहीं ना कहीं यही एरियोलर ऊतक करता है, ठीक है। चलो, फिर दूसरी, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आपकी अंदर वाली मसल है, एक सेकेंड, डार्क कलर, हाँ, ये आपकी अंदर वाली मसल है, ये आ क्यों नहीं रहा, ये आपकी अंदर वाली मसल है, देखने को मिल रही होगी। और उसके बाद ये ऊपर वाला आपका बाहर वाली मसल है, या फिर बाहर वाली क्या है, लेयर है। चलो, जिसको हमने उपकला ऊतक पढ़ा था कल, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना, उपकला ऊतक, आप सभी को अच्छे से ध्यान होगा वो चीज, ठीक है। चलो, ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले इस मसल को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, तो आप गौर से देखो, जब मैं पूरी इमेज को साफ करता हूं तो देखो आपको पता चलेगा कि ये जो आपका क्या है, ऊपर वाली टिश्यू और नीचे वाला जो टिश्यू या ऊतक है, जिसे हम मसल टिश्यू आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कहते हैं ऊपर वाला उपकला ऊतक होता है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम ये कहीं ना कहीं जालीनुमा संरचना कर रहा है, दिख रहा होगा आपको, छोटी छोटी जाली हैं, जैसे स्पाइडरमैन का जाला होता ना मूवी में, उसी टाइप का। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, यही जालीनुमा संरचना कर रहा है। और ये जालीनुमा संरचना को हम क्या नाम देते हैं, एरियोलर ऊतक अपन नाम देते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एरियोलर ऊतक। चलो, तो सबसे पहली बात हो गई। अब इसमें क्या लिखा है कि ये विभिन्न आंतरिक संरचनाओं को ढीले रूप में बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। भाई ये भी बात मैं बता चुका हूँ कि जब आप दौड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पूरे ऑर्गन क्या होंगे, ऊपर नीचे होंगे, तो उनको अपनी अपनी जगह पर बनाए रखने में बहुत ज़्यादा नहीं कस देता है, लेकिन एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उनको अपनी ही जगह पर बनाए रखने में कौन हेल्प करता है, यही आपका एरियोलर ऊतक। देखो ऐसे हेल्प करता है कि ये जैसे अगर आपका ये लीवर वाला भाग है, ये आपका अमाशय है, ठीक है, नीचे पैनक्रियाज है, और उसके नीचे आपकी पूरी इंटेस्टाइन है।
आंत है, इन सभी को एक जालीनुमा स्ट्रक्चर के रूप में देखो कैसे बांध के रखा है, और ये हिलने नहीं देता या फिर इधर उधर नहीं होने देता अंगों को, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। चलो, इसके बाद जो आपके लिम्फोसाइट वाला भाग है जो हमने लास्ट में पढ़ा, वो क्या करता है, उसका संबंध एंटीबॉडी संश्लेषण से होता है। अब मैंने आपको जितनी जगह संश्लेषण या फिर सिंथेसिस की मेथड पढ़ाया, तो मैंने बताया आपको कि भाई संश्लेषण या फिर सिंथेसिस का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ का बनना। तो यहाँ पे एंटीबॉडी का संश्लेषण हो रहा है, एंटीबॉडी का सिंथेसिस हो रहा है, इट मीन्स कि एंटीबॉडी बन रही है। और एंटीबॉडी कहाँ से बनेगी, इस लिम्फोसाइट से बनेगी। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो जब आप ब्लड पढ़ेंगे तरल संयोजी ऊतक में, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, तब आपको पता चलेगा ब्लड के अंदर अलग अलग टाइप की सेल पाई जाती है। उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ऐसे उनके नाम होते हैं, जिसमें से जो आपका डब्ल्यूबीसी है उसको भी हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, या फिर वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, है ना, लिम्फोसाइट। चलो आगे बढ़ें। आपने देख लिया एरियोलर टिश्यू के बारे में, पढ़ लिया कि भाई 5 टाइप की कोशिका होती है, सेल होती है, और 2 टाइप के क्या होते हैं, आपके फाइबर होते हैं। चलो, अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले ऊतक की या फिर अगले टिश्यू की, जिसका नाम क्या है, वसा संयोजी ऊतक या फिर एडिपोज टिश्यू। भाई मैंने जो आपको बोला था कि चार्ट बना लेना, चार्ट में सबसे पहले आपका क्या आएगा, एरियोलर टिश्यू, फिर आएगा क्या, एडिपोज टिश्यू, फिर तीसरे में आपका अलग नाम आएगा, ऐसे 4-5 आपके टोटल बनेंगे। तो जो आपके 5 हैं उसमें से फर्स्ट वाला था जिसका नाम क्या था, एरियोलर टिश्यू, वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ये सेकेंड नंबर वाला जिसका नाम है क्या, एडिपोज टिश्यू। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है और क्या होता है ये एडिपोज टिश्यू। तो आप देखो, जब भी किसी ह्यूमन बॉडी को आपने देखा होगा तो आपको अलग अलग शेप के लोग देखने को मिले होंगे। कोई भाई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई फिट है, कोई फैट है ना। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपकी जो बॉडी है ना, पूरी बॉडी में ऐसे ऊतक या फिर ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं जिनके अंदर वसा या फिर फैट का स्टोरेज होता है, और वही वसा या फैट का स्टोरेज जिन ऊतक या जिन टिश्यू में होता है, या फिर ऐसी टिश्यू जो कहीं ना कहीं वसा या फैट से बनने वाली कोशिकाओं या फिर सेल से मिलकर बनी हैं, ऐसे ऊतक को या ऐसे टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं वसा संयोजी ऊतक या फिर एडिपोज टिश्यू, जो क्या करती हैं, वसा या फैट का स्टोरेज का काम करती हैं। ठीक है, अब होती कैसी हैं कि भाई जो वसा संयोजी ऊतक है उसके अंदर आपके गोलाकार और अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसी देखने को मिलती हैं। और इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है पीला पीला भाग, ये इन एक्चुअली क्या है, वसा या फिर फैट का ही स्टोरेज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि ये संचित भोज्य पदार्थ का काम करती है और बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करती है। ठीक है, पहली चीज आपका ये ध्यान रखना है। ये क्या बता रहा हूं मैं, ये आपका मैं बता रहा हूं भाई इसके कार्य, किसके, जो आपका एडिपोज टिश्यू है या फिर वसा संयोजी ऊतक है, उसके हम कार्य या फिर वर्क का अध्ययन कर रहे हैं, कार्य या फिर वर्क का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप देखो कि ये क्या करता है, संचित भोज्य पदार्थ यानी जो स्टोर्ड फूड मटेरियल का काम करता है। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को। तो आप देखो, सबसे पहले कोई इंसान अगर बहुत दिन तक नहीं खा रहा है ना, खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है, तो आपको क्या रियलाइज़ होगा, और मतलब दौड़ते टाइम या फिर जब वो खाना नहीं खा रहा है उस टाइम आपने उसको देखा तो वो मोटा है, और फिर वो खाना नहीं खा रहा है। तो कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे और आपका खाना पूरी तरह से अवॉइड कर दे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, पतला हो जाएगा। 1.5-2 महीने में आपको पूरा ही देखने को मिलेगा कि भाई उसका जितना फैट था पूरा खत्म हो गया है। तो वो फैट जो है, जो उस इंसान की बॉडी में था जिसके कारण वो मोटा दिख रहा था, वो एट द एंड क्या था, वो हमारे अंदर का संचित भोज्य पदार्थ था या फिर स्टोर्ड फूड था। जब हम खाना खाना बंद कर दिए तो उसी स्टोर्ड फूड के थ्रू हमें क्या मिली, एनर्जी मिली।
अब एनर्जी क्यों मिली? मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी काम करोगे तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी जो एटीपी से बनेगी, और एटीपी के रूप में एनर्जी कौन बना रहा था? आपका माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा था ऑक्सीजन की हेल्प से। ऑक्सीजन के साथ में उसको ग्लूकोज भी तो चाहिए था ना, तो वही ग्लूकोज आपको कहाँ से मिल रहा था? स्टोर्ड फूड के रूप में मिल रहा था, है ना। ये जो वसा है आपका, ये जो वसा है आपका, जिसे हम क्या कह रहे हैं? फैट या लिपिड कह रहे हैं, एट द एंड ये भी आपके एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना। चलो अब आप देखेंगे फिर दूसरी बात लिखी है कि बाहरी चोटों से रक्षा करता है। बाहरी चोटों से रक्षा करता है मतलब बाहरी चोटों से रक्षा करता है, इट मीन्स कि जब आप किसी मोटे आदमी को खड़े करोगे और किसी पतले आदमी को खड़े करोगे और दोनों को एक एक मुक्का मारोगे, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो आदमी पतला है उसको ज़्यादा जम्स लगेगी, क्योंकि उसके इंटरनल ऑर्गन जो हैं, जो उसके आंतरिक अंग थे, जो मैंने पहले आपको साइड में चित्र में दिखाया था, है ना, उसके अंदर डायरेक्ट डैमेज पड़ेगा और उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा पेन होगा एज कंपेयर टू उस आदमी के जिसके आसपास वसा वाले जो फैटी टिश्यू हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है ना। जब आप किसी मोटे आदमी को मारोगे तब आपको क्या पता चलेगा कि भाई उसको कुछ नहीं हो रहा है या फिर कम दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके आसपास फैट है, वसा है जमा हुआ, और वो जो वसा है वही किसका काम कर रहा है? बाहरी चोटों से आंतरिक अंगों की रक्षा का काम कर रहा है। जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी रक्षा कर रहा है ना, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे? एक्सटर्नल इंजरीज से। समझ आया? इसके बाद ये जो आपका एडिपोज टिश्यू है, जहाँ पर क्या था? आपका वसा वाली जो सेल थी वो जमी हुई थी, है ना, छोटी छोटी सेल आपस में मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही थी। कौन सी? ये वसा वाली। तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो तापरोधक का काम भी करती हैं। क्यों करती हैं भाई तापरोधक का काम? इसको हम थर्मल इंसुलेटर भी कहते हैं। क्यों करती हैं? आप देखो, ठंड के टाइम में जो कोई भी व्यक्ति है जो मतलब या फिर नॉर्मल ठंड की टाइम की बात ना करें तो भी आप देखोगे कि जो कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो फिट है उसको कहीं ना कहीं गर्मी कम लगती है, लेकिन जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा सा क्या है, मोटा है, तो आपको पता चलेगा उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है भाई? जो व्यक्ति मोटा है, मैंने बताया उसके पीछे उसके मोटा होने के पीछे रीज़न क्या है कि उसके अंदर ये वसा संयोजी ऊतक या फिर एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और उसके अंदर क्या स्टोर होता है? वसा या फिर फैट का स्टोरेज होता है। वसा यानी कि लिपिड का स्टोरेज होता है ना। ये जो लिपिड है, ये जो लिपिड या फिर वसा है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यही किसका काम करता है? ये तापरोधक या फिर थर्मल इंसुलेटर का काम करता है। यानी अगर आपकी बॉडी में अंदर गर्मी है तो वो उसको बाहर नहीं जाने देगा, जिसके कारण आपको अंदर से ही ज़्यादा गर्मी का अनुभव होगा, है ना। तो दूसरी चीज़ तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो पहला बात क्या था? पहला कि भाई जो आपके अंदर संचित भोज्य पदार्थ है ना, उससे आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यही वसा या फिर लिपिड किसका काम है? ये वसा संयोजी ऊतक या फिर एडिपोज टिश्यू के अंदर जो आपकी वसा वाली सेल होती हैं, जिनके अंदर क्या होता है? ये फैट या लिपिड स्टोर होता है, वो उनके बारे में देख रहे हैं। फिर दूसरा काम कि भाई अगर ये जैसे फैटी आदमी है तो उसके अंदर क्या होगा? ये एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल थी, कैसी सेल? जिनमें फैट ज़्यादा था, वो सेल कहीं ना कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में होंगी, तो होगा क्या कि वो बाहरी चोटों से रक्षा कर देंगी। फिर तीसरी बात आपको ध्यान रखना है क्या कि ये कहीं ना कहीं तापरोधक का काम कर रही हैं और ठंड से शरीर की सुरक्षा करने का भी काम करती हैं, है ना। आप देखो इसमें लिखा है, इसलिए ठंडे प्रदेशों में जो भी जंतु होते हैं उनके शरीर में ये ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है और अधिक संचय से शरीर मोटा हो जाता है। यही बात तो मैंने आपको अभी बताई। अच्छा, जो आपके ठंडे प्रदेश के कोई भी जीव जंतु होते हैं, जैसे आप देखो कभी भी आपने कभी भैंसों को देखा है, या फिर ऐसा समझिए ठंडे प्रदेशों में आपको हस्की नाम के डॉग पाए जाते हैं, उनके ऊपर फर होते हैं। तो जैसे हस्की नाम के डॉग के ऊपर फर होते हैं जो ठंड में उनका प्रोटेक्शन करती हैं, वैसे ही अगर फर या फिर बालों की कमी हो तो वो जीव जंतु अपने आप को
डेवलप करता है और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये वसा या फिर लिपिड वाले जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और उसके बाद वो कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और फिर उनको क्या होता है, ठंड नहीं लगती है ना। ये रीज़न है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि ठंडे प्रदेश के जो जंतु होते हैं उनके शरीर में एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी बढ़ गई तो भाई उसके अंदर जो वसा या फैट है उसका स्टोरेज बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो आप देखो वो कैसा काम करेंगे, ताप रोधक का या फिर इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर का। इट मीन्स कि आपके अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी। तो जब अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी गर्म रहेगी। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अब ये भाई एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो इसकी कुछ बातें ध्यान रखनी है कि आपकी जो त्वचा होती है, जो आपकी स्किन है, उसके नीचे चर्बी के रूप में जमा होता है। फिर दूसरी चीज़, ये आंतरिक अंगों के बीच में भी होता है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी आपका क्या पाया जाता है, ये एडिपोज टिश्यू या फिर वसा संयोजी ऊतक पाया जाता है। फिर आपके तीसरा ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, कि जो आपका मेढक होता है उसके जो वृक्क या फिर किडनी वाला भाग होता है उसके ऊपर जो फैट बॉडीज होती हैं, वसापुंज जो होते हैं, वहाँ पर भी आपका क्या जमा होता है, यही टिश्यू पाया जाता है और उसमें फैट जमा होता है। कैसे भाई, देखो जो आपका मेढक है, अगर आप मेढक की वृक्क या फिर किडनी को देखोगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा आपका फैट जमा हुआ भाग मिलेगा। क्या मिलेगा, फैट जमा हुआ भाग मिलेगा। वो फैट क्यों जमा हुआ है, वो फैट इसलिए जमा हुआ है क्योंकि उसके अंदर का जो एडिपोज टिश्यू है, जो मेढक के किडनी या फिर वृक्क के जस्ट ऊपर वाले भाग में पाया जा रहा था, वहाँ पे फैट या लिपिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। इसलिए उसका ये वाला पोर्शन कैसा दिखता है, पेट वाला। जब भी मेढक को आप देखोगे तो उसके पेट वाला पोर्शन आपको थोड़ा मोटा दिखाई देता है, क्योंकि उसके किडनी के ऊपर जो भाग है उसमें क्या होता है, फैट जो बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो आपका तीसरा टाइप का टिश्यू है, जिसे हम श्वेत तंतुमय ऊतक कहते हैं या फिर इसको हम वाइट फाइब्रस टिश्यू कहते हैं। अब भाई तीसरा और चौथा, 2 मिनट इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखना है, बताता हूँ क्यों। वाइट फाइबर टिश्यू और येलो फाइबर टिश्यू। तो भाई थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात पढ़ाया, देखो वापस चलते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो आपका एरियोलर टिश्यू था, है ना, कनेक्ट करना पुरानी बातों से, जो आपका एरियोलर टिश्यू था जिसमें, है ना, कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू या फिर वास्तविक संयोजी ऊतक का पहला वाला भाग जो एरियोलर टिश्यू था, उसके मैंने 5 सेल बताए और 2 क्या बताए, फाइबर बताए। ये जो 2 फाइबर थे, ये इसमें से एक फाइबर आपका कौन सा था, वाइट फाइबर, याद आ रहा होगा। दूसरा कौन सा था, येलो फाइबर, ये भी याद आ रहा होगा। एक बार दिखा देता हूं भाई, हमने इस चीज को अभी जस्ट पढ़ा। एक पढ़ा हमने आपका क्या, वाइट फाइबर, और दूसरा पढ़ा क्या, येलो फाइबर। ये देखो पढ़े ना, वाइट फाइबर और दूसरा येलो फाइबर। इन्हीं वाइट फाइबर और येलो फाइबर से जो आपको कहां पर देखने को मिल रहे हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू की फाइबर्स हैं। इन्हीं फाइबर या फिर तंतु से आपके 2 प्रकार के ऊतक या फिर 2 प्रकार के टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात पे ध्यान रखना कि यही जो आपका वाइट फाइबर और येलो फाइबर है, जो क्या है, फाइबर हैं जो कि आपके किस में पाए जा रहे थे, उस पार्ट है जो कि आपके किसके, उस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू के, है ना, उसके अंदर भी एडिपोज टिश्यू के, हाँ सॉरी एरियोलर टिश्यू के। तो जब हम उसको देखेंगे तो वहाँ पर आपको वाइट और येलो फाइबर देखने को मिलेगा। यही वाइट और येलो फाइबर ज़्यादा डेवलप हो जाता है और आगे जाकर अपने खुद के ऊतक या खुद के टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेता है और क्या बोलता है कि भैया हम अपने आप में खुश हैं। ठीक है, और जब ये फॉर्मेशन कर लेगा किसका, वाइट फाइबर और येलो फाइबर से डेवलप होकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेगा, तब हम उसी को क्या नाम देंगे, तब हम उसी को नाम देंगे आपका क्या, वाइट वाला है तो नाम देंगे भाई वाइट फाइबर टिश्यू, और अगर येलो वाला फाइबर है तो वो डेवलप होकर टिश्यू का फॉर्मेशन किया तो उसको हम क्या नाम देंगे, येलो फाइबर टिश्यू।
ठीक है, समझ में आया। चलो अब आप देखो, ये ऊतक क्या करते हैं, एक दूसरे के समांतर स्थित सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं। यानी आप गौर से देखो कि एट द एंड ये क्या है, ये वाइट फाइबर ही तो हैं जो आपस में डेवलप होके जुड़ गए, टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया, है ना। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप देखो ये जो आपकी मसल वाला भाग है आपकी बॉडी की, अगर ये कोई मसल है और ये आपकी बॉडी की हड्डी है, मसल यानी कि मांसपेशियां, और हड्डी का तो पता ही है बोन कहते हैं, इन दोनों के बीच में ये जो वाइट वाला भाग दिख रहा है, ये वाइट वाला भाग आपका क्या है, इसी को हम वाइट फाइबर टिश्यू कहते हैं। और ये क्या काम करता है, ये आपके मसल और जो आपकी बोन है उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, समझ आया। देखो यही लिखा है यहाँ पर कि भाई आपका टेंडन नाम का भाग होता है, उसका फॉर्मेशन करता है। ये टेंडन क्या होता है, जो मांसपेशी यानी कि ये वाला भाग मसल और अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। अगर आपका बोन और मसल आपस में जॉइंट हैं तो वो किससे जॉइंट होंगे, वो जॉइंट होंगे इस वाइट फाइबर टिश्यू से। और इस भाग को, ये जो भाग है बना तो वाइट फाइबर टिश्यू से है, लेकिन इसका हम नाम क्या देंगे, इसको हम कहेंगे क्या, आपका टेंडन वाला भाग। समझ में आया। चलो अब ये कैसे होते हैं भाई, ऐसे ऊतक या ऐसे टिश्यू होते हैं जो वाइट फाइबर से बने होते हैं, है ना। वाइट फाइबर से वाइट फाइबर टिश्यू का फॉर्मेशन जब होता है तो ऐसे टिश्यू जो होते हैं वो बहुत अधिक क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और उसके बाद आंशिक लचीले होते हैं। आंशिक लचीले मतलब पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कुछ हद तक इनको हम क्या कर सकते हैं, आपके खींच सकते हैं, है ना, कुछ हद तक ही लचीले होते हैं। चलो अब आगे आते हैं, हम बात करते हैं किसके, पीले तंतुमय ऊतक के। इसका फॉर्मेशन किससे होता है भैया, आपके येलो फाइबर से होता है ना। किससे होता है फॉर्मेशन, येलो फाइबर से होता है। चलो अब आप देखो, इस प्रकार के तंतु एरियोलर ऊतक के पीले तंतु से ज़्यादा मोटे होते हैं। यानी आप देखो, जो आपका एरियोलर टिश्यू था जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, वो किसका फॉर्मेशन कर रहा था, येलो फाइबर का। अब जब ये येलो फाइबर आपस में जुड़कर और मोटी संरचना बना लेंगे, है ना, तब हम उनको क्या नाम देते हैं, उनको हम येलो फाइबर टिश्यू नाम देते हैं। समझ में आया। चलो, और ये येलो फाइबर टिश्यू जो होते हैं, ये मैट्रिक्स, इनमें जो मैट्रिक्स वाला भाग है वो कम होता है, और तंतुओं के बीच कई कोशिकाएं होती हैं। तंतुओं के बीच, यानी ये जो फाइबर है जो हमें देखने को मिल रहा है येलो फाइबर, ये आपस में बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से ही बना है। इसमें बहुत सारी सेल होती हैं जिनके मिलने से आपके क्या बना है, येलो फाइबर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। समझ आया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई ये इसका काम क्या होता है येलो फाइबर टिश्यू का, कि ये बोन को बोन से जोड़ती है। यानी ऊपर वाली जो कि एक क्या है, बोन है, हड्डी है, और नीचे वाली भी एक बोन या फिर हड्डी है, उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, यही आपका पीला तंतुमय ऊतक या फिर येलो फाइबर टिश्यू करता है। जो किससे बनी है, आपके दो प्रकार के तंतु कोशिका, जो आपके येलो फाइबर सेल से या फिर येलो फाइबर से बनी है। समझ आया। और येलो फाइबर का ग्रुप बन के आपका येलो फाइबर टिश्यू बन गया, और ये जॉइंट करती है किसको, बोन को बोन से। अब जैसे हमने पढ़ा, पिछली बात में हमने पढ़ा कि भाई जब कोई मसल और बोन जॉइंट हो रही है तो वाइट फाइबर टिश्यू से जॉइंट हो रही है, लेकिन उस जॉइंट को हमने कुछ नाम दिया, जो क्या था आपका, टेंडन। वैसे ही जब दो बोन आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो कनेक्ट किससे होंगी, येलो फाइबर टिश्यू से, लेकिन उनके बीच का जो नाम है, यानी ये जो जॉइंट है उसका नाम जो है वो क्या होगा, लिगामेंट उसको हम कहेंगे। समझ आया। क्या नाम देंगे, लिगामेंट कहेंगे उसको। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है कि भाई जब भी कोई मसल का मसल से या फिर मसल का बोन से जॉइंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। लेकिन जब कोई बोन का बोन से जॉइंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे। ठीक है। चलो, लिगामेंट क्या होता है, अस्थियों का अस्थियों से जोड़ या फिर बोन टू बोन का जॉइंट होता है। चलो, ऐसे यहाँ पर लिखा होगा भाई, मसल को बोन से जॉइंट करता है और अदर मसल से भी जॉइंट करता है। ठीक है।
चलो, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब ये जो ऊतक या टिश्यू होते हैं कैसे होते हैं? अधिक मजबूत होते हैं और लचीले या फिर इलास्टिक होते हैं। कैसे? आप देखोगे आपकी बॉडी है, जैसे मेरा ये हाथ है ना, ये हाथ, इसका ये एक पार्ट है जहाँ पर एक बोन है और ये वाला पार्ट है जहाँ पर एक बोन है। ये बोन आपस में जॉइंट है किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू। अगर आप अपने घुटने को देखते हैं तो वहाँ पर दो हड्डी है, एक तो आपके जो घुटने के ऊपर वाली हड्डी है वो, ठीक है, जब बोन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, और एक घुटने की नीचे वाली हड्डी है वो दोनों आपस में जॉइंट हैं किसके थ्रू? इसी लिगामेंट के थ्रू, है ना। इसलिए कई बार हम दौड़ते दौड़ते घुटने में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आपका लिगामेंट खराब हो गया है दौड़ने के कारण, है ना। चलो, आप देखो ये कैसे होंगे? बहुत अधिक मजबूत होते हैं, मतलब भाई हार्ड होते हैं स्ट्रक्चर में, और लचीले होते हैं, यानी इलास्टिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेफ्ट राइट आसानी से हो जाते हैं। इसी रीज़न के कारण आप जो है अपने पैर आगे पीछे की ओर हिला पाते हैं, चला पाते हैं। अच्छा, उसके बाद कहीं ना कहीं पैर को चलाने में बोन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम बोन या हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर टाइप ऑफ अ जॉइंट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी क्लियर होगी चीज़ें। लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखो कि भाई जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स को हिलाने में और उसको अपनी जगह पर बनाए रखने में, कहीं ना कहीं पकड़ के रखने में, इस लिगामेंट का या फिर ऐसा कहो पीले तंतुमय ऊतक का बहुत बड़ा योगदान होता है, दो बोन को आपस में कनेक्ट करके रखने में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो हमने अभी तक 4 जो टाइप हैं किसके, जो हमारे वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू थे, जिनको हम प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, वास्तविक संयोजी ऊतक या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कह रहे थे, उसके जो 5 पार्ट हैं उसमें से 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला था आपका क्या? एरियोलर टिश्यू, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? 5 टाइप के सेल पढ़े, 5 टाइप के सेल के बाद में 2 टाइप के फाइबर पढ़े उसी के अंदर। फिर जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने एडिपोज टिश्यू को पढ़ा, जो क्या था? वसा का संयोग कर रहा था। फिर तीसरा जो पार्ट है उसमें हमने आपके वाइट फाइबर टिश्यू और येलो फाइबर टिश्यू पढ़े, ठीक है, मतलब तीसरा और चौथे पार्ट में वाइट फाइबर टिश्यू और येलो फाइबर टिश्यू पढ़े। अब ये हमारा वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का 5वां वाला भाग है, जो कौन सा है? आपका जालवत संयोजी ऊतक है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलो, अब ये होता कैसा है? तो देखने में भैया ये तारे के समान इस कोशिकाओं से बना होता है, यानी आपको ये दिख रहा होगा, ऐसी देखो, जैसी ये कोशिका है, अब इस कोशिका में बहुत सारी क्या निकली हैं? ब्रांच निकली हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरी कोशिका के ब्रांच से जाकर जुड़ी हुई हैं। ये देखो, ये दूसरी कोशिका, इसकी ब्रांच निकली है और ये आकर आपकी जुड़ी हुई है किसमें? इस वाले पोर्शन में। तो भाई कहीं ना कहीं ये जो सेल है ना, ये जो सेल है जो कैसी है? तारे जैसी कोशिकाएं हैं, वो आपस में जुड़कर एक ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं। उसका नाम क्या है? जालवत संयोजी ऊतक या फिर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। भाई हिंदी मीडियम वाले तो कनेक्ट भी कर पाएंगे कि जो जालवत है उसका मतलब होता है जाल, यानी जाल जैसी संरचना, ठीक है। चलो, इसके बाद जो आपकी कोशिका होती है आप देखेंगे कि इन कोशिकाओं से जीवद्रव्य के कई पदार्थ निकले होते हैं, जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं। तो भाई ये तो मैं अभी बता दिया कि जो आपकी सेल है, सेल का जो आपका जीवद्रव्य या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना। प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य से कई ऐसे पदार्थ या मटेरियल निकले होते हैं। ये अगर आपकी सेल है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, आइट साइड क्या होगा? लिक्विड वाला भाग होगा, उसमें से कई छोटी छोटी ब्रांचेस निकले होते हैं, वो मटेरियल होते हैं एट द एंड कुछ, और वही मटेरियल आगे चल के मैट्रिक्स में एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं। मैट्रिक्स क्या मैंने बताया भाई, कोई भी जो आपका ऊतक है वो कहीं ना कहीं क्या होगा? ऊपर बताया था जेली फॉर्मेशन के मतलब जेली वाला स्ट्रक्चर, कि कोई भी जो आपका ऊतक है, टिश्यू है, कहीं ना कहीं वो कैसे बना होगा? किसी सेल या कोशिका से मिला होगा, और बचे हुए भाग में
बचे हुए भाग को, जहां पर आप देखेंगे सेल के अंदर भी मैंने मैट्रिक्स बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मैट्रिक्स बताया था, यानी ऐसा भाग जिसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट हों, है ना, उनको हम क्या नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स। तो ऐसे ही जो मैट्रिक्स होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है किसका, आपका जालवत संयोजी ऊतक का, उसके अंदर आप देखोगे अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। तो आपका अगर ये कोई ऊतक है, कोई टिश्यू है, जो कौन सा टिश्यू है, आपका जालवत संयोजी ऊतक या फिर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी सेल देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी सेल देखने को मिलेगी। अब ये जो सेल है, सेल या कोशिका है, इसके अलावा आपको टिश्यू के अंदर फिर भी खाली स्पेस तो देखने को मिल रहा है ना, सेल के अलावा, कोशिका के अलावा भी खाली स्पेस तो है। उसी खाली स्पेस को या सेल के अलावा बचे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स नाम देते हैं। तो वही बता रहा है भैया कि जो आपका जालवत संयोजी ऊतक है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसके मैट्रिक्स वाले भाग में जाल जैसी संरचना बनाती हैं आपकी तारे जैसी कोशिकाएं, और एट द एंड ऐसे बने हुए ऊतक या टिश्यू को हम क्या नाम देते हैं, जालवत संयोजी ऊतक नाम देते हैं। अभी कनेक्ट हुआ होगा आपको। चलो, और ये कहाँ पर पाया जाता है, देखो ऐसे ऊतक आपके प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। अब भाई यकृत यानी लिवर, आपके पेट वाला भाग, समझ आ गया होगा। फिर आपका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, बोन मैरो क्या होता है, आप देखेंगे आपकी जो हड्डी होती है, मेनली आपकी जो जांग की हड्डी होती है, उस जांग की हड्डी के अंदर अगर आपकी ये जांग वाली हड्डी है, एक सेकेंड, अगर आपकी, आप देखोगे ये आपकी जांग वाली हड्डी है, ठीक है, ऐसे मैं बना देता हूं अभी। इस हड्डी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना, इस हड्डी के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जहां से आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ऊपर तो ये साइड साइड में पूरा कठोर वाला भाग हो जाएगा, ठीक है, इस कठोर वाले भाग के अंदर ये जो भाग होगा पतला सा, यहाँ पर आपका ऐसी पोली पोली संरचना पाई जाएगी, यानी ये कंप्लीटली क्या नहीं होगा, बीच का भाग कंप्लीटली हार्ड नहीं होगा, यानी इसके सेल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। और इसी के बीच में आपको देखने मिलेगा कि इसी के बीच में आपको ब्लड वेसल्स के छोटे छोटे पार्ट देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा एक भाग पाया जाता है इसी हड्डी के बीच वाले भाग में, जो क्या करता है, आपके ब्लड फॉर्मेशन में मदद करता है। क्या करता है, ब्लड फॉर्मेशन या फिर आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। अब ये आरबीसी क्या है भाई, रेड ब्लड सेल। जब हम आपका क्या पढ़ेंगे, जब हम आपका स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो आपकी जांग की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर नाम देते हैं, है ना, फीमर नाम देते हैं, उसके अंदर आपके ऐसे छोटा सा भाग पाया जाता है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस छोटे से भाग के अंदर आपको एक रेड रेड ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, और यहीं से आपके ब्लड में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जो कि पार्ट है आपके किसका, ब्लड का या फिर रक्त का, ठीक है, उसका फॉर्मेशन होता है। और इसी रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी का फॉर्मेशन करने वाली या फिर बोन का, हड्डी का या फिर ब्लड का, दोनों का फॉर्मेशन करने वाले इस छोटे से स्ट्रक्चर को ही हम बोन मैरो कहते हैं। इसी से जुड़ा आपने कुछ वर्ड भी सुने होंगे जिसका नाम है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, है ना। तो जब हम पढ़ेंगे आगे तो एक एक चीज़ को डिटेल में जानेंगे। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यह हड्डी के बीच में छोटा सा पार्ट होता है जो कहीं ना कहीं आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। चलो वापस आ जाओ, तो आपका ये बोन मैरो या अस्थि मज्जा हो गया होगा। फिर यकृत या लीवर आपके पेट में पाया जाता है ना, कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका भाई, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, लीवर के बारे में जब हम आपका क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र पढ़ेंगे, है ना। चलो उसके बाद आपका प्लीहा क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि भाई प्लीहा को हम आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पता, आपकी बॉडी में जो पेट वाला भाग है, आपकी बॉडी में जो पेट वाला भाग है, उस पेट वाले भाग में अमाशय जो आपका होता है, जिसे हम स्टमक कहते हैं, उसके जस्ट नीचे की ओर पीछे एक पीले कलर का भाग होता है, जिसको हम जहां पर आरबीसी जाकर, मरी हुई आरबीसी जाकर रेस्ट करती हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, है ना। तो उस भाग को
वहाँ पर क्योंकि आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स जाकर ख़त्म हो रही हैं, इसलिए हम उसको आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और कहाँ पर पाया जाता है? आपके जो ब्लड का स्टमक यानी पेट वाला भाग है, स्टमक यानी अमाशय है, उसके जस्ट पीछे हल्का सा नीचे की ओर पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्या? ये था आपका 5th नंबर का यानी जालवत संयोजी ऊतक, जिसे हम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कह रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई आज हमने क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। सबसे पहले हमने कल के लेक्चर में स्टार्ट किया था कि हम किसको पढ़ने वाले हैं? टिश्यू या फिर ऊतक की बात करने वाले हैं। तो उसमें से जो आपका पहला वाला भाग था, है ना, उसमें हमने पढ़ लिया था कि भाई जो आपके टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं। कल के लेक्चर में हमने कवर किया था कि आपके घनाकार होते हैं, कॉल्यूमिनर होते हैं, उसके बाद फिर लंबे वाले यानी कि आपके कॉल्यूमिनर के बाद में फिर वो क्यूबॉइडल शेप के एक होते हैं घनाकार, एक लंबे होते हैं जिनको हम वही कह रहे थे आपका स्तंभाकार, फिर एक हो रहे थे चपटे वाले जिसे हम शल्की कह रहे थे। ये हमने कल कुछ छोटे मोटे टाइप पढ़े थे जो आपके एग्जाम्पल थे पहले वाले टिश्यू के। फिर आज हमने दूसरा टिश्यू स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था? कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक। उसमें हमने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। कौन कौन से 3 पार्ट? देखो, सबसे पहले जो आपका कनेक्टिव टिश्यू था उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला पार्ट था आपका कौन सा? सबसे पहला पार्ट था वास्तविक संयोजी ऊतक, फिर दूसरा पार्ट था कंकाल ऊतक और तीसरा पार्ट था तरल संयोजी ऊतक या फिर संवहनी ऊतक। देखो वापस आओ तो आप जानोगे कि ये जो वास्तविक संयोजी ऊतक है ना, कनेक्टिव टिश्यू है, इसके 5 जो सब कैटेगरी हैं आज हमने उसको कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके कंकाल ऊतक और जो तरल संवहनी ऊतक हैं इन दोनों के बारे में, ऊतक से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो जान लेंगे, है ना, ऊतक या टिश्यू से रिलेटेड। तो आज हमने मेन क्या पढ़ा कि भाई संयोजी ऊतक 3 कैटेगरी में होता है, वास्तविक, कंकाल और तरल। इसमें से जो वास्तविक वाला भाग था उसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और इसके 5 सब कैटेगरी होते हैं। अब इस वास्तविक संयोजी ऊतक या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के 5 पार्ट को हम पढ़ चुके हैं और आप देखेंगे कि इसके जो 5 पार्ट हैं वास्तविक संयोजी ऊतक या फिर प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका एरियोलर टिश्यू, जिसमें हमने 5 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी और 2 प्रकार के तंतु पढ़े, व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर। फिर जो दूसरा वाला था उसे हमने वसा संयोजी ऊतक या फिर एडिपोस्ट कनेक्टिव टिश्यू बोला, जो क्या करता है? तापरोधक यानी इंसुलेटर का काम करता है और इसमें वसा स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है। फिर तीसरा और चौथा हमने पढ़ा आपका क्या? ये श्वेत तंतुमय ऊतक जिसे हम व्हाइट फाइबर टिश्यू कह रहे थे, और पीला तंतुमय ऊतक या फिर जिसे हम येलो फाइबर टिश्यू कह रहे थे। अब इनमें हमने क्या पढ़ा कि भाई अगर व्हाइट फाइबर टिश्यू है तो क्या करेगा? हड्डी और मांसपेशियों को आपस में जोड़ेगा और ये भाग क्या कहलाएगा? टेंडन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा इसके अलावा ये मसल को मसल से भी जोड़ता है, याद रखना है आपको। चलो, लेकिन जो येलो फाइबर टिश्यू था ये आपके अस्थि को अस्थि से जोड़ रहा था और इसको हम क्या कह रहे थे? लिगामेंट नाम दे रहे थे। बोन को बोन में आपस में जोड़ रहा था। फिर 5वें नंबर का हमने जस्ट अभी पढ़ा जो जालवत या फिर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसका हमने नाम दिया, और ये क्या करता है? छोटी छोटी सेल होती हैं जो जाल के समान, जिनके जीव द्रव्य में से जाल के समान संरचना निकली रहती है, जो बाजू वाली सेल से या कोशिका से ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं। और बचे हुए खाली भाग को हम मैट्रिक्स कहते हैं उस ऊतक के। मैंने बता दिया। अब इस 5 वाले का एग्जाम्पल क्या था भाई? तारे जैसी संरचना बनाते हैं, और एग्जाम्पल में आपको स्प्लीन हो गया, है ना। स्प्लीन के अलावा आपका बोन मैरो हो गया, फिर आपका बोन मैरो के अलावा और एग्जाम्पल है यकृत या फिर लिवर हो गया, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो भाई आपने देखा कि आज हमने अपना वास्तविक कनेक्टिव टिश्यू या फिर जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद हम धीरे धीरे आपके जो कंकाल या स्केलेटन ऊतक है उसको कनेक्ट कर लेंगे। फिर तीसरा आपका जो तरल या फिर लिक्विड वाला टिश्यू है, ऊतक है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही भाई। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।